दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में आप मेरे चैनल पर जाकर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बैंक अकाउंट से रिलेटेड एंट्री करना। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में आपका है उसके नेम से आपको लेजर किस तरह से क्रिएट करना है, और फिर जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपकी एंट्री है वो कौन कौन से बाउचर में जाएंगी और किस तरह से आप उन एंट्री को करेंगे। इसके अलावा एक आपको बहुत शॉर्टकट रूल भी बताया जाएगा जिसको फॉलो करके आप बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं उनको शीघ्रता के साथ, सरलता के साथ और बिना किसी गलती किए हुए आप ये सारी एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बैंक के लेजर मैंने क्रिएट कर रखे हैं, यानी हमारी जो कंपनी है उसके जो बैंक अकाउंट है उनके नेम से मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट कर रखे हैं। उन लेजर को सबसे पहले आपको दिखाते हैं। इससे पहले आपको बताते हैं कि ये लेजर यदि आपको क्रिएट करना सीखना है तो मेरे चैनल पर #23 से एक वीडियो है जिसमें मैंने करंट बैंक अकाउंट, लिमिट बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट के लेजर आप किस तरह से क्रिएट करेंगे ये बताया है। तो आप इस वीडियो को देखकर विस्तार से इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस वीडियो के लिंक दे दूंगा, और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसके लास्ट में थंबनेल भी आपको इस वीडियो का मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और बैंक से संबंधित लेजर क्रिएट करना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने लेजर क्रिएट कर रखे हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू से हम चलते हैं अल्टर में और फिर हम जाएंगे लेजर में, क्योंकि हमको लेजर देखना है। यहाँ पर हमारी कंपनी के जो भी अकाउंट हैं उनके नेम से ही मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लेजर क्रिएट कर रखा है IDVI करंट अकाउंट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो कंपनी है उस कंपनी का IDVI बैंक में करंट अकाउंट है, तो यहाँ पर हमने IDVI डाल दिया। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो आपकी कंपनी का, उसका नेम आगे डाल दें। उसके बाद करंट अकाउंट है तो आगे करंट अकाउंट लिख दें, लिमिट अकाउंट है तो लिमिट अकाउंट लिखते हैं, और यदि कंपनी के ओनर का सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट आप इस तरह से लिख दें। तो यहाँ पर मैंने IDVI करंट अकाउंट लिख दिया है नेम में। अंडर रखा है दोस्तों इसको बैंक अकाउंट के, क्योंकि ये करंट असेट्स है और बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर में जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इस बैंक अकाउंट से संबंधित और बैंक से संबंधित जो भी जानकारी है वो यहाँ पर विभिन्न कॉलम है उनमें हम फिलअप कर देंगे, जैसे कि अकाउंट नंबर है, IFS कोड है, बैंक नेम है, ब्रांच है, VRS कोड, BSR कोड। तो इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पर सेटिंग। और एड्रेस में आप जो भी बैंक है उस बैंक कहाँ पर स्थित है उसके एड्रेस आदि आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, उसकी स्टेट दे देंगे और फिर हम आ जाएंगे GST पर। दोस्तों, जो हमारा IDVI बैंक में करंट अकाउंट है तो ये IDVI बैंक जो हमको सर्विसेज देगी उस पर वो GST 18% के हिसाब से भी हमारे ऊपर कैलकुलेट करेगी। अब ये जो बैंक चार्जेस पर GST 18% हमसे लेगी बैंक, उसका दोस्तों हम ITC क्लेम कर सकते हैं। यदि आप बैंक चार्जेस पर ITC क्लेम करना चाहते हैं तो बैंक का लेजर बनाते समय आप यहाँ पर उसका GST नंबर भी डाल दें, जैसा कि मैंने इस जगह पर डाल दिया है। और जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो आप इस तरह से डाल सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से मैंने क्रिएट किया है। दूसरा है IDVI बैंक में लिमिट अकाउंट हमारा, तो यहाँ पर हमने IDVI लिमिट अकाउंट डाल दिया है। और ये लिमिट अकाउंट है तो ये आपका OCC या OD अकाउंट के अंदर जाएगा, क्योंकि ये लॉन्स लाइबिलिटी है। यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया। और सेट OD लिमिट में यानी कितनी लिमिट की है इस पर हमारी, तो वो 10 लाख रुपए मैंने यहाँ पर डाल दिया। बाकी सारा कुछ आपको वैसे ही करना है। यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर डाल दें, और यहाँ पर मैंने इनका GST नंबर डाल दिया। दो लेजर मैंने क्रिएट किए हैं, ये दो हमारे बैंक में अकाउंट है। इसके अलावा एक बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हमारा करंट अकाउंट है, वो भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, इसको बैंक अकाउंट के अंदर रखा है। और यहाँ पर इसकी जानकारी जो भी है वो आप यहाँ पर दे देंगे, और इनका GST नंबर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट दोस्तों कंपनी का नहीं होता है, ये कंपनी के ओनर का अकाउंट होता है, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट कंपनी के तो क्या है, करेंट अकाउंट होते हैं। तो सेविंग अकाउंट हमारे कंपनी के जो ओनर है उनका है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया स्टेट बैंक सेविंग अकाउंट, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से डाल दिया। इसको भी दोस्तों करंट असेट्स ही रहता ही है, तो बैंक अकाउंट के अंदर ही हम रखेंगे सेविंग अकाउंट को। और यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम में मैंने कंपनी के जो ओनर है अमिताभ जैन, उनका नेम यहाँ पर डाल दिया है। और इससे संबंधित सारी जानकारी आप बैंक से संबंधित आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको GST नहीं डालना है, क्योंकि सेविंग अकाउंट पर जो
बैंक चार्जेस लगेंगे ना, तो उसकी आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम नहीं डालेंगे। इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट कर ली है। अब इन लेजर से संबंधित आपको बताएंगे किस तरह से आपको एंट्री करनी है। तो सीधे हम चलते हैं यहाँ से वाउचर्स में। वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझ लें कि बैंक अकाउंट से रिलेटेड, यानी आप जो भी लेजर बनाएंगे उनको बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर रखते हैं, या आप लिमिट अकाउंट, ओडी अकाउंट या ओसीसी अकाउंट के अंडर रखते हैं, तो दोस्तों ऐसे जितने भी आपके बैंक अकाउंट होंगे उनसे रिलेटेड जो भी आपकी एंट्री होंगी वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 वाउचर में यहाँ पर की जाएंगी। पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है ना। यानी बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्री होंगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 वाउचर में यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएंगी, एंट्री की जाएंगी। पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर। इसके अलावा अन्य किसी वाउचर में बैंक से रिलेटेड एंट्री नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 3 ही वाउचर हमको इसमें यूज करने हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आज की वीडियो में मैं पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर में जो एंट्री करना बताऊंगा आपको बैंक से रिलेटेड, वो सिंगल एंट्री मोड में करना बताऊंगा। सिंगल एंट्री मोड क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर आपको ना तो डेबिट और क्रेडिट मिलेगा, ना टू और वाई मिलेगा, है ना। ये जो तरीका होता है ये बहुत आसान तरीका है आपको एंट्री करने में, कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, और बहुत शीघ्रता के साथ आप इसको अपनाकर, सिंगल एंट्री मोड को अपनाकर बहुत ही आसानी से आप ये एंट्री कर सकते हैं पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर में। यदि आपके टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इस तरह से, जैसे यहाँ पर अकाउंट लिखा है और पर्टिकुलर लिखा है ये सिंगल एंट्री मोड है, इस तरह से खुलकर नहीं आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट मोड में आ रहा है या टू और बाई मोड में आ रहा है, तो आप इसको सिंगल एंट्री मोड में कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। साइड में बटन बार है तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा चेंज मोड, है ना। इस पर क्लिक कर दें, या इसकी की है कंट्रोल के साथ एच, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करके भी आप ये कार्य कर सकते हैं। चेंज मोड पर मैंने कर दिया क्लिक। यहाँ पर अगर डबल एंट्री मोड करेंगे तो देखिए इस तरह से आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट मोड में आ जाएगा, टू बाई में भी आप कर सकते हैं इसको परिवर्तित, ठीक है ना। तो हम सिंगल एंट्री मोड में करेंगे। यदि आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ रहा है तो यहाँ पर अकाउंट नहीं आपको सो रहा है, तो इसका समझ लें कि ये और डीआर, सीआर या टू और बाई सो रहा है, तो ये डबल एंट्री मोड है। हम करेंगे एंट्री सिंगल एंट्री मोड में, जिससे कि आसानी से हम ये कार्य कर पाए बिना किसी कंफ्यूजन के, गलती की संभावना भी हमसे ना के बराबर रहे। तो चेंज मोड पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है और आपको यहां पर सेट कर देना है सिंगल एंट्री मोड। ऐसा आप तीनों वाउचर में जाकर कर लें, है ना। फिर आप क्या करेंगे, सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर पाएंगे। अब दोस्तों बताते हैं कि जो हम बैंक से रिलेटेड एंट्री है वो 3 ही वाउचर में करेंगे, पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में हमारी कौन सी एंट्री जाएंगी और किस तरह से हम उसकी एंट्री करेंगे। दोस्तों पेमेंट वाउचर में जब भी आपको एंट्री करनी है तो छोटा सा रूल आपको फॉलो करना है कि पेमेंट वाउचर में जब भी आप एंट्री करें तो जिस भी बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करने जा रहे हैं उसको आपको अकाउंट में रख लेना, उस लेजर को, ठीक है ना। क्या करना है आपको, पेमेंट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में जब भी आप एंट्री करने जाएं, किसी को भी पेमेंट करने जाएंगे, तो जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करने जा रहे हैं उसका लेजर आपने बना के रखा होगा, तो उस लेजर को आपको रख लेना है अकाउंट में, और जिसको भी आप पेमेंट करने जा रहे हैं उस लेजर को आपको पर्टिकुलर में लगा देना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि पेमेंट वाउचर में हम कुछ एंट्री आपको बताएंगे करके, और उससे आपको समझना है कि कौन कौन सी आपकी एंट्री जाएंगी पेमेंट वाउचर। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जब भी आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है ना, जब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसा आउट होगा, या दूसरे शब्द में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसा किसी अन्य को पे किया जाएगा, तो ऐसी सारी एंट्री दोस्तों आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी है। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा IDBI करंट अकाउंट है, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर हमेशा हमारा बैंक अकाउंट का लेजर ही आएगा। जिस भी बैंक अकाउंट से हम पेमेंट करने जा रहे हैं उस बैंक अकाउंट का लेजर हमेशा हमको कहाँ लगाना है, अकाउंट में लगाना है, जब भी हम पेमेंट वाउचर की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने IDBI करंट अकाउंट का लेजर लगा दिया। अब हम पेमेंट करने जा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी आपकी सन्ड्री क्रेडिटर पार्टियां हैं, यानी जितने भी आपके लेजर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर में बने हुए हैं, उनको जब भी आप पेमेंट करेंगे तो दोस्तों उसकी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी है। तो यहाँ पर हमारी एक क्रेडिटर पार्टी है गंगा ट्रेडर्स। तो गंगा ट्रेडर्स से हमने जो परचेज की है, गुड्स परचेज किया है ना, उधार, अब हम इनको पेमेंट करने जा रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम कर रहे हैं पेमेंट वाउचर में। इसी तरह से आप जो भी सर्विस परचेज करेंगे, यानी सर्विस लेंगे किसी से भी, तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में
अंडर में आप उसको लेजर बनाएंगे तो उसकी एंट्री भी इसी तरह से आपको करनी है। इस तरह से आपने फिक्स असेट्स किसी से परचेज किया है ना, और फिर उसका पेमेंट करने जा रहे हैं तो उसकी एंट्री भी आप पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। तो आप समझ लें कि जितनी भी आपके लेजर हैं सन्डी क्रिएटर ग्रुप के अंडर बने हुए हैं, उन सबको जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपको इसी तरह से पेमेंट करना है ना। यहाँ पर हम पेमेंट करने जा रहे हैं इनको, तो यहाँ पर डाल दिया मैंने 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए हम इनको पेमेंट करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आप इस जगह पर डाल देंगे। अकाउंट में हमेशा आपको अपना बैंक का लेजर ही रखना है। तो जिस बैंक के लेजर से आप पेमेंट करने जा रहे हैं वो बैंक आप उसका लेजर आप यहाँ पर अकाउंट में रख लें, और जिसको पेमेंट करने जा रहे हैं उसका लेजर आप पर्टिकुलर में लगा दें। अमाउंट में जितना भी अमाउंट आप पे करने जा रहे हैं अपनी बैंक से वो आप इस जगह पर लगा देंगे। एंटर प्रेस किया और यहाँ पर हम आ गए। अब दोस्तों हम आ गए बैंक अलोकेशन है ना। यहाँ पर जो हम ये ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी हम यहाँ पर रख सकते हैं रिकॉर्ड में, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर हम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन टाइप में आ गया चेक। अब ये जो पेमेंट हम करने जा रहे हैं यदि चेक के माध्यम से करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम चेक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा किसी और माध्यम से यदि आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड में रख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, स्पेस की प्रेस करना है आपको इस जगह पर, है ना। स्पेस की प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको चेक, ई फंड ट्रांसफर और अदर शो हो रहा है ना, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा शो मोर पर आप कर दें क्लिक, है ना। इसको आपने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके कर दीजिए एंटर प्रेस। तो देखिए यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप में एटीएम कार्ड, चेक, ईसीएस, ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक चेक, है ना, आदि आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं ट्रांजैक्शन टाइप। तो जिस भी टाइप से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये वाला वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप ई फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर उससे रिलेटेड जानकारी आप इसमें दे सकते हैं। मैं यहाँ पर चेक से करने जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर चेक कर दिया। इंस्ट्रूमेंट नंबर डालना है, यानी किस चेक नंबर के द्वारा आप 1,00,000 का पेमेंट करने जा रहे हैं तो वो चेक नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। चेक पर जो डेट हमने डाल रखी थी वो डेट आपको इंस्ट्रूमेंट डेट में डालना है। तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप मान लीजिए ई फंड से ट्रांसफर करते हैं या एनईएफटी, आरटीजीएस आदि के द्वारा करते हैं और उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर रखना चाहते हैं तो वो कॉलम्स भी आप इस जगह पर ला सकते हैं। उसकी सेटिंग ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक बटन बार में एक बटन शो हो रहा है सबसे नीचे, F12 कॉन्फ़िगर। इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है या आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, है ना। तो मैं कॉन्फ़िगर पर कर देता हूँ क्लिक। हम आ गए कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है दोस्तों जिनमें कि आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं। जिसमें अभी यहाँ पर यस है उससे संबंधित कॉलम आपके बैंक अलोकेशन वाली स्क्रीन पर आ रहे हैं और आप उससे संबंधित जानकारी उस कॉलम में डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर कॉलम है जैसे कि शो फेवरिंग नेम है। यदि आप फेवरिंग नेम रखना चाहते हैं, रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं तो आप इसको यस कर देंगे। जैसे ही आप शो फेवरिंग नेम को यस करके और इसको एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे या कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके बैंक अलोकेशन में शो फेवरिंग नेम का एक आपका कॉलम शो होने लगेगा और उसमें आप फेवरिंग नेम डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से रिमार्क यदि आपको कोई लगाना चाहते हैं, रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं तो शो रिमार्क को यदि आप यस करके और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो रिमार्क का एक कॉलम भी आपके बैंक अलोकेशन में आ जाएगा ना। सो ईमेल है, इसी तरह से सो इंस्ट्रूमेंट नंबर है ना, तो सो इंस्ट्रूमेंट नंबर ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन इसको यस कर रखा है जिस वजह से इंस्ट्रूमेंट नंबर हमारा बैंक अलोकेशन में आ रहा था। तो ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है ना। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस तरह से यहाँ पर वो कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। और नरेशन में हम आ गए। यहाँ पर यदि आप कुछ टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो आप नरेशन यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये एंट्री कर ली। इसके बाद दोस्तों बताते हैं कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को डायरेक्ट आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी में करेंगे। आईडीबीआई बैंक करंट अकाउंट से हम ये पेमेंट करने जा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर कर दिया, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पर ले लिया, है ना। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत मैंने इस लेजर को क्रिएट किया है और इस पर जीएसटी चार्ज नहीं है तो हम सीधे सीधे इसको पेमेंट कर देते हैं। मान के चलते हैं हमने 1245 रुपए इसके पेमेंट किए हैं तो वो मैं इस तरह से कर लूँगा और यहाँ पर सारी जानकारी रख दूंगा। तो जो एक्सपेंसेस हैं उनकी एंट्री भी दोस्तों आपको पे करेंगे। जब आप एक्सपेंसेस का पे करेंगे तो उसकी एंट्री भी आपको इस जगह पर करनी है और जो भी डेट है F2 प्रेस करके आप जिस भी डेट में करना चाहते हैं वो डेट यहाँ से कर लेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आप एंट्री करेंगे। इसके अलावा दोस्तों पेमेंट वाउचर में आपकी वो एंट्री भी जाएंगी कि कंपनी के जो ऑनर हैं, मैंने आपको क्या बताया था, पेमेंट वाउचर में आपको वो सारी एंट्री करनी है जो कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा किसी अन्य को जाएगा, है ना। तो ये कंपनी के जो ऑनर हैं वो भी किसी अन्य में ही आएंगे क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है। भले ही ये कंपनी बिजनेस उन्हीं का है, कंपनी के ओनर का ही है, लेकिन बिजनेसमैन अलग हो जाएंगे, कंपनी दृष्टि देखेंगे और बिजनेस अलग हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, किसी अन्य को जब भी हम बैंक अकाउंट से पेमेंट करने जा रहे हैं तो उसकी एंट्री हमको पेमेंट में ही, वाउचर में ही करनी है ना। तो ड्राइंग की बात करें दोस्तों तो ड्राइंग की एंट्री भी आपको इसी में करनी है, यानी कंपनी के जो ऑनर हैं
वो पर्सनल यूज के लिए कंपनी से कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा लेते हैं, या कंपनी के जो ओनर हैं उनके पर्सनल खर्चे हैं, उन खर्चों को यदि कंपनी के बैंक अकाउंट से पे किया जा रहा है तो उसकी एंट्री भी दोस्तों आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी है। F2 प्रेस करके जो भी डेट है वो डेट आप कर लेंगे, और यहाँ पर IDBI करंट अकाउंट यानी जो भी आपका बैंक अकाउंट जिससे कि आप पैसा देने जा रहे हैं ऑनर को, तो वो आप यहाँ पर कर लेंगे। मैं IDBI करंट अकाउंट ही कर लेता हूँ, आपका जो भी अकाउंट हो वो आप यहाँ पर उसका लेजर कर लेंगे, यानी अकाउंट में हमेशा आपको अपना बैंक अकाउंट का लेजर ही रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ड्राइंग लगा देते हैं, क्योंकि कंपनी के जो ऑनर हैं उन्होंने 5,000 रुपए कंपनी के बैंक अकाउंट से लिए हैं, यानी उनको दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कर देंगे 5,000 रुपए, ठीक है ना। और यहाँ पर नरेशन में आप लिख सकते हैं, इस जगह जानकारी रख देंगे। नरेशन में आप लिख सकते हैं कि जो 5,000 रुपए किस लिए दिए गए हैं वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड रख सकते हैं, है ना। जैसे कि कंपनी के जो ऑनर हैं उनके बच्चों की स्कूल फीस है वो आपके बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट से जाती है, तो आप यहाँ पर स्कूल फीस लिख देंगे। यानी जो भी जिस भी तरह से पैसा जा रहा है, यानी उन्होंने रेलवे के टिकट बुक कराए हैं, कंपनी उसका पैसा कंपनी से गया है, तो आप यहाँ पर रेलवे टिकट बुकिंग चार्ज लिख सकते हैं ना। इस तरह से आप अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी कंपनी के ओनर हैं वो पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा कंपनी से निकालेंगे कंपनी के बैंक अकाउंट से, उसकी एंट्री भी दोस्तों आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी है। इसके साथ ही साथ कंपनी ने यदि किसी से लोन लिया है, चाहे वो सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन यानी बैंक आदि से लोन लिया है या फाइनेंस कराया है ना, तो जो लोन लिया है वो, और इसके अलावा अनसिक्योर लोन लिया है यानी अपने जो रिलेटेड हैं उनसे किसी से लोन लिया है, कंपनी में पैसा लगाया है ना, या जो भी मित्र हैं रिश्तेदार हैं, तो वो जो उनसे जो लोन लेते हैं वो अनसिक्योर लोन होता है। तो अनसिक्योर लोन लिया हो या सिक्योर लोन लिया हो, उसकी जो किस्तें हैं इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, उसकी एंट्री भी दोस्तों आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी है। और इस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे उस इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री भी दोस्तों आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी है। इसके अलावा दोस्तों बैंक का अकाउंट है, तो बैंक जो हमको सुविधाएं देता है, जो सर्विसेज देता है, उस सर्विसेज को देने के लिए वो हम पर चार्ज भी लगाता है ना। तो उस बैंक चार्जेस की जो एंट्री है वो भी दोस्तों हमको पेमेंट वाउचर में ही करनी है, क्योंकि बैंक जो भी चार्ज लगाता है वो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट कर लेता है, तो उसकी एंट्री यानी बैंक चार्जेस की जो एंट्री करेंगे वो भी आप पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। कई तरह के चार्जेस होते हैं बैंक जो हमारे ऊपर लगाती है, जैसे कि SMS चार्जेस हैं, चेक बुक इशू चार्जेस है, कैश हैंडलिंग चार्जेस है, और चेक बाउंस चार्जेस है, इस तरह के कई सारे चार्जेस हैं। तो उन सारे चार्जेस की एंट्री भी दोस्तों आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी है। तो यहाँ पर हम फिर ले लेते हैं अपना IDBI बैंक करंट अकाउंट, है ना। और यहाँ पर IDBI बैंक में जो हमारा करंट अकाउंट है, तो IDBI बैंक ने हमारे ऊपर चार्ज लगाए हैं, तो वो चार्ज की एंट्री हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैंक चार्जेस का एक लेजर क्रिएट करेंगे, है ना। अब बैंक जो चार्ज लगाता है उस पर बहुत से लोग बैंक चार्जेस पर जो GST हमारे ऊपर लगाई जाती है 18%, उसका क्लेम करते हैं ITC, और बहुत से लोग क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी एंट्री होती है तो क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो वो क्लेम भी करते हैं। तो आप दोनों तरह की यहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपको बैंक चार्जेज नॉन GST करना है तो आप बैंक चार्जेज नॉन GST, जैसे कि 17 रुपये 70 पैसे इन्होंने लगाए हैं किसके, बैंक चार्जेस के, SMS चार्जेस के, तो इसकी एंट्री है। अगर आपके पास इस तरह के चार्ज आते हैं तो आप नॉन GST यानी इस पर GST एप्लीकेबल नहीं करेंगे बैंक चार्जेस के लेजर पर, है ना। बता देते हैं आपको किस तरह से ये बनाया है हमने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत बनाया है, और GST एप्लीकेबल को मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, जिससे कि हमको ये चार्ज जो लगा है इस पर GST जो है वो हमको लेना नहीं है उसका ITC, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ITC क्लेम करना है बैंक चार्जेस पर, तो बैंक का लेजर बनाते समय बैंक का आप GST वहाँ पर डाल दें, और उसके बाद आप उसको भी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम ले लेते हैं अपने IDBI करंट अकाउंट, इस जगह मैंने ले लिया, और यहाँ पर बैंक चार्जेस विद GST ये मैंने कर दिया, है ना। यहाँ पर क्लासिफिकेशन नेचर पूछा जा रहा है, यानी हमारी स्टेट का है तो हम इसको परचेज टैक्सेबल कर देंगे ना। और इसको किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। रहेगा ये इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत ही बैंक चार्जेस विद GST मैंने कर दिया है, जिससे कि मुझे पता चले कि इस पर मुझे GST क्लेम करना है, उसकी एंट्री हमको किस तरह से करनी है। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख दिया, इस GST एप्लीकेबल करेंगे, और सेट अल्टर GST को यस करते हुए हमने यहाँ पर इसको कर दिया है टैक्सेबल, और टैक्सेबल करने के बाद 18% मैंने यहाँ पर इस पर सेट कर दिया है, और सर्विस में लेते हुए इसको हम इस तरह से एंट्री कर लेंगे, है ना। अब इस जगह पर हम आ गए, और यहाँ पर दोस्तों हम कर देते 590 रुपये, चेक बाउंस चार्ज लगा है तो 500 मैंने यहाँ पर कर दिए, CGST कर दी 45 रुपये, और SGST कर दी मैंने यहाँ पर 45 रुपये। इस तरह से हम ये एंट्री भी दोस्तों कर सकते हैं यहाँ पर। तो बैंक चार्जेस की जो एंट्री है वो भी आपको दोस्तों इसी में करना है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट से
जो भी पैसा किसी अन्य को पे किया जाएगा वो सारी की सारी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप पेमेंट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करने जाएंगे तो अकाउंट में हमेशा आपको वो बैंक का लेजर लगा देना है जिस बैंक के द्वारा आपका पैसा, जिस बैंक के माध्यम से आपका पैसा बाहर जा रहा है, जिस बैंक से आपको पे किया जा रहा है किसी अन्य को, ठीक है ना। यानी अकाउंट में हमेशा आपको अपना बैंक अकाउंट का लेजर ही रखना है और पर्टिकुलर में जिसको पे करने जा रहा है उसका लेजर आपको लगा देना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है और किस तरह से आपको करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं F6, है ना। तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर लाते हैं हम F6। अब रिसिप्ट वाउचर में दोस्तों आपको कौन सी एंट्री करनी है? तो दोस्तों कंपनी के बैंक अकाउंट में जब भी पैसा किसी अन्य से रिसीव होगा तो उसकी एंट्री हमेशा आपको रिसिप्ट वाउचर में ही करनी है। जैसे कि कंपनी के जो ऑनर हैं उन्होंने कंपनी प्रारंभ की और उसमें पूंजी लगाई, कैपिटल लगाई, तो उसकी एंट्री भी हम इसी में करेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर IDBI करंट अकाउंट मैंने ले लिया, है ना, और इसमें कंपनी के जो ऑनर हैं उन्होंने पैसा लगाया है, तो यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट कर लिया और यहाँ पर 5 लाख रुपए इन्होंने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। किसके लिए? कैपिटल है बिजनेस को चलाने के लिए, है ना। तो ये रिसिप्ट वाउचर में ही आपकी एंट्री जाएगी। 50,000 रुपये मैंने यहाँ पर कर दिया है, 5 लाख जो भी आपका अमाउंट है वो आप यहाँ पर लगा देंगे ना। तो इस तरह से जो कैपिटल की एंट्री होगी यानी कैपिटल यानी कंपनी के ओनर जो पैसा लगाएंगे उसकी एंट्री भी दोस्तों आपको रिसिप्ट वाउचर में ही करनी है, ठीक है ना। तो ये एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। इसके अलावा आपकी जो डेटर्स पार्टियां हैं जिनको कि आप माल उधार देते हैं, यानी सन्डी डेटर ग्रुप के अंडर में आपने जितने भी लेजर बनाए हैं उनसे जब पैसा रिसीव होगा आपके बैंक अकाउंट में तो वो एंट्री भी दोस्तों आपको इसी में करनी है। तो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं IDBI करंट अकाउंट, मैंने यहाँ पर कर दिया। और हमारी डेटर्स पार्टी है दीपक ट्रेडर्स, जिसको कि हमने उधार माल सेल किया था, वो हमको पैसा दे रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है उनका पैसा, तो हम यहाँ पर कर देते। कितना पैसा है? तो यहाँ पर 79,002 रुपये पूरे उन्होंने दे दिए। तो इसकी एंट्री भी दोस्तों आपको रिसिप्ट वाउचर में ही करनी है ना। और यहाँ पर जो भी चेक आदि है उसकी जानकारी आप यहाँ पर रख सकते हैं। नरेशन में कुछ लिखना है तो नरेशन में भी लिख सकते हैं, है ना। तो जो कैपिटल लगाई गई यानी कंपनी के ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया उसको रिसीव करने के लिए उसकी एंट्री भी दोस्तों आपको रिसिप्ट वाउचर में ही करनी है। इसके अलावा जो भी आपकी डेटर्स पार्टी है उनसे जब भी आपको बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव होगा, जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हो रहा है उसको आप अकाउंट में रख लेंगे और जिससे रिसीव हो रहा है उसके लेजर को आप पर्टिकुलर में रख देंगे, अमाउंट में अमाउंट डाल देंगे, है ना। और इस तरह से आप ये एंट्री करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये है कि जो भी आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो उसकी रिसीव करेंगे उसका अमाउंट, तो वो भी आप इसी जगह पर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर IDBI बैंक अकाउंट है, इसमें हम पैसा ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अमित शर्मा है, इनका हम लेजर देखते हैं। तो इनके लेजर को मैंने अनसिक्योर्ड लोन में बनाया है ना। तो क्या है कि ये कंपनी के जो ऑनर हैं उनके परिचित हैं और इनसे कुछ पैसा कंपनी में काम करने के लिए अनसिक्योर्ड लोन लिया है। तो अमित शर्मा का लेजर मैंने यहाँ पर अनसिक्योर्ड में लगा दिया, अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत रखा है और यहाँ पर 2 लाख रुपए हम इनसे लेने जा रहे हैं, है ना। तो ये 2 लाख रुपए मैंने यहाँ पर कर दिए और जो भी ट्रांसफर मोड है वो हम यहाँ पर कर लेंगे जिस भी तरह से आया है, और इस एंट्री को हम इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप अनसिक्योर्ड लोन किसी से रिसीव करेंगे, पैसा किसी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट में, तो उसकी एंट्री भी दोस्तों आपको इसी में करनी है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी है वो कौन सी करनी है। यानी कंपनी के बैंक अकाउंट में जब भी पैसा किसी अन्य से रिसीव होगा तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। अकाउंट में हमेशा आपको अपना बैंक अकाउंट का लेजर लगाना है, जिस बैंक अकाउंट में आप रिसीव करने जा रहे हैं वो लेजर आपको अकाउंट में रखना है और पर्टिकुलर में जिससे रिसीव करने जा रहे हैं उसका लेजर आपको इस जगह पर लगा देना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में हमको कौन सी एंट्री और करनी है। तो यहाँ पर जो कंपनी के ऑनर हैं, है ना, उनका सेविंग अकाउंट, स्टेट बैंक में सेविंग अकाउंट, बाकी सारी एंट्री तो आप पेमेंट और रिसिप्ट में करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें जो पैसा होता है उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है ना। तो सेविंग अकाउंट में जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसकी एंट्री आप करेंगे। तो आप इस तरह से करेंगे, यहाँ पर एक आप लेजर बना लेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, है ना, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर उसकी भी एंट्री कर सकते हैं रिसिप्ट की, है ना। क्या कि जो आपकी कंपनी के ऑनर हैं उनका सेविंग अकाउंट है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। ग्रुप कौन सा रखेगा? कैपिटल अकाउंट, है ना। और उसके बाद आप इसकी एंट्री भी इसमें कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रिसिप्ट वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है और पेमेंट वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है।
अब बात करते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जहां होता है वो होता है कॉन्ट्रा वाउचर में। तो इसके लिए दोस्तों F4 प्रेस करके हम लिखे आते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर। मैंने आपको बताया था यहाँ पर, इससे बाहर आके, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रा वाउचर हमारे सामने आ गया। अब दोस्तों बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्री होंगी, बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी एंट्री होंगी वो तीन ही वाउचर में जाएंगी, पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा। पेमेंट वाउचर में कौन सी एंट्री जाएंगी वो मैंने आपको बता दिया, रिसिप्ट वाउचर में कौन सी एंट्री आपको करना है वो भी बता दिया। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर की, और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो एक छोटा सा आपको शॉर्टकट रूल बताएंगे, उसको यदि आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री में। सबसे पहले तो ये जान लेते दोस्तों कि कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री जाएंगी। दोस्तों मैंने बोला था आपको कि पेमेंट वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है, जब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसा किसी अन्य को पे किया जाएगा, ठीक है ना। रिसिप्ट वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है, जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा किसी अन्य से रिसीव होगा उसकी एंट्री आपको करनी है रिसिप्ट वाउचर में। लेकिन कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है दोस्तों आपको, कि कंपनी का ही पैसा एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, यानी किसी अन्य को पे नहीं किया जा रहा है, किसी अन्य से रिसीव नहीं किया जा रहा है, वो सारी की सारी एंट्री दोस्तों आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है। तो पहली एंट्री ऐसी कौन सी होगी, सबसे पहली एंट्री दोस्तों होगी कैश डिपॉजिट की। कैश डिपॉजिट यानी कंपनी में जो कैश है, कंपनी ने कैश सेल की या किसी अन्य तरीके से भी कंपनी के पास पैसा आया कैश में, और उस कैश को ले जाकर, कंपनी का ही कैश है, कंपनी के ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जा रहा है। तो ये पैसा क्या है, कंपनी का ही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है सिर्फ, है ना, किसी अन्य को नहीं जा रहा है। तो कंपनी का जो पैसा है, जो कंपनी में कैश है, उस कैश को कंपनी के ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कैश डिपॉजिट। तो ऐसी कैश डिपॉजिट की दोस्तों आपको एंट्री करनी होगी कॉन्ट्रा वाउचर में। इसके बाद दूसरी एंट्री कौन सी जाएगी, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा निकल कर आ रहा है कंपनी में, यानी कंपनी का बैंक अकाउंट, उसमें पैसा है और किसी वजह से कंपनी में कैश की जरूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं, कैश निकाल कर वहां से, कंपनी से पैसा निकाल कर कंपनी में लेकर आएंगे। तो जब कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा कंपनी में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैश विड्रॉल। तो ऐसी एंट्री भी दोस्तों आपको कॉन्ट्रा वाउचर में ही करनी है। इसके अलावा कंपनी के दो अकाउंट हैं और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जा रहा है, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो ये एंट्री भी दोस्तों आपको कॉन्ट्रा वाउचर में ही करनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है। एक तो कैश डिपॉजिट की एंट्री होगी, यानी कंपनी से कैश कंपनी के ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जा रहा है। कैश विड्रॉल यानी कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा निकलकर कंपनी में आ रहा है, कैश निकाल कर ला रहे हैं, तो वो हो गया कैश विड्रॉल, उसकी एंट्री भी इसमें आएगी कॉन्ट्रा वाउचर में। इसके अलावा कंपनी के एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं और उनमें आपस में फंड को ट्रांसफर किया जा रहा है, एक दूसरे से, एक से दूसरे में पहुंचाया जा रहा है या दूसरे से पहले में आ रहा है, तो ये सारी एंट्री भी दोस्तों आपको कॉन्ट्रा वाउचर में आनी है। क्यों, क्योंकि यहां पर पैसा किसी अन्य को ना तो पे किया जा रहा है, ना किसी अन्य से रिसीव किया जा रहा है, कंपनी का ही पैसा इधर से उधर हो रहा है, तो उसकी एंट्री दोस्तों आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है, यानी कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और कंपनी के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने वाली जो एंट्री होंगी वो आपकी जाएंगी कॉन्ट्रा वाउचर में। अब बताते हैं आपको रूल। सिंगल वाउचर एंट्री में जब आप कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करने जाएं तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, एक छोटा सा रूल आप फॉलो करना है। वो क्या है कि अकाउंट में, अभी तो हमने क्या किया था कि पेमेंट और रिसिप्ट में तो अकाउंट में हमेशा हम क्या रखते थे, अपने बैंक अकाउंट रखते थे, पेमेंट वाउचर की एंट्री में भी और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री में भी, और पर्टिकुलर में हम सामने वाली पार्टी को रख देते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सारा पैसा हमारा ही है, बैंक अकाउंट भी हमारा है, कैश अकाउंट भी हमारा है, तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर में अकाउंट में हम किसको रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है सिर्फ, कि अकाउंट में आपको हमेशा वो लेजर लगाना है जिसमें कि पैसा इन हो रहा है, ठीक है ना। अकाउंट में कौन सा लेजर लगाएंगे, अकाउंट में आपको उस लेजर को लगा देना है, चाहे कैश का हो चाहे बैंक का हो, उस लेजर को लगा देना है जिसमें कि पैसा इन हो रहा है, और जिससे आउट होगा, जिस लेजर से आउट होगा उसको आपको रख देना है पर्टिकुलर में। दूसरे शब्दों में आप ये भी समझ सकते हैं कि जिसमें पैसा आ रहा है उसको रखना है अकाउंट में, और जिससे पैसा जा रहा है उस लेजर को आपको रख देना है पर्टिकुलर में, ठीक है ना। कौन सा रूल है, छोटा सा रूल है, क्या कि जिसमें भी पैसा इन हो रहा है, जिसमें पैसा आ रहा है उसको रखना है, उस लेजर को आपको रखना है अकाउंट में, और जिससे पैसा जा रहा है, जिससे पैसा आउट हो रहा है, उस लेजर को आपको पर्टिकुलर में रख देना है। बस इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। जब हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, यानी कैश, हमारी कंपनी से कैश निकलकर जा रहा है कहां, बैंक में डिपॉजिट होने के लिए, तो फिर पैसा किस में इन हो रहा है, बैंक अकाउंट पे इन हो रहा है, तो वही रूल हमको याद रखना है। तो यहां पर हम आईडीबीआई करेंट अकाउंट ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसको मैंने इस जगह पर लगा दिया,
यानी इन किस में होगा, हम क्या करने जा रहे हैं, कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, यानी कंपनी से कैश लेकर जा रहे हैं कंपनी के आईडीबीआई बैंक के करंट अकाउंट में जमा करने के लिए, है ना। तो पैसा किस में इन हो रहा है, इसमें आईडीबीआई करंट अकाउंट में, किस में जा रहा है, इसमें, किससे जा रहा है, तो किससे जा रहा है, हमारे कैश अकाउंट से जा रहा है, यानी जो हमारी कंपनी में कैश है उसको हम यहाँ पर कैश के नाम से, हमारे पास अकाउंट होता है तो हमने यहाँ पर कैश कर दिया, ठीक है ना। और 2 लाख रुपए हम यहाँ पर ये करने जा रहे हैं, तो हमने 2 लाख रुपए यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि कैश डिपॉजिट करने जा रहा है, कैश जो है वो बैंक में जा रहा है, तो किस में जा रहा है, आईडीबीआई करंट अकाउंट में, तो जिसमें जा रहा है उसको हमने इसमें कर दिया, जिससे जा रहा है वो लेजर हमने लगा दिया यहाँ पर, यानी किस में जा रहा है, आईडीबीआई करंट अकाउंट में जा रहा है तो उसका लेजर हमने अकाउंट में रख दिया, और किससे जा रहा है, यानी हमारे कैश लेजर से, कंपनी के कैश लेजर से जा रहा है ना, तो वो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर में रख दिया। और इस तरह से इस दोस्तों हमको ये एंट्री यहाँ पर करनी है। कैश डिनोमिनेशन डिटेल भी इस जगह पर आ रही है, यानी कितने कितने के नोट आप यहाँ पर लेके जा रहे हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी होगी कैश डिपॉजिट की एंट्री। अब दूसरी बात करते हैं कैश विड्रॉल की एंट्री। अब क्या होगा, कैश विड्रॉल यानी कंपनी के बैंक अकाउंट से कैश निकल कर आ रहा है कंपनी में, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, हम किसको लगाएंगे, अब कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं तो यहां पर हम लगा देंगे कैश के लेजर को, क्योंकि इसमें आएगा। और किससे जाएगा, तो आईडीबीआई बैंक का करंट अकाउंट है, इससे जाएगा, तो इसको हमने यहां पर कर दिया। अब कौन सी होगी, ये कैश विड्रॉल की एंट्री होगी। तो रूल क्या मैंने बताया था, जिसमें भी इन हो रहा है या जिसमें आ रहा है, तो ये जो एंट्री है इसमें क्या हो रहा है, बैंक के करंट अकाउंट से पैसा कैश अकाउंट में आएगा, हमारी कंपनी के कैश अकाउंट में आएगा, है ना। तो किससे जा रहा है, आईडीबीआई करंट अकाउंट से जा रहा है, किस में जा रहा है, कैश अकाउंट में जा रहा है, तो हमने यहां पर कर दिया। इन किस में होगा, ये जो एंट्री है कैश विड्रॉल की, तो कैश के लेजर में इन होगा पैसा, तो हमने अकाउंट में रख दिया कैश। आउट किससे हो रहा है, आईडीबीआई करंट अकाउंट से, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, है ना। और मान के चलते 1 लाख रुपए हमने यहाँ पर इस तरह से कर दिया। इस संबंध में जो भी एंट्री हमें यहाँ पर डेटेड डाली वो हम डाल देते। तो दोस्तों हमने किसकी एंट्री कर ली, कैश डिपॉजिट की एंट्री कैसे करना है वो सीख लिया, कैश विड्रॉल की एंट्री करना है वो सीख लिया। अब बात करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की, है ना। तो इसके लिए मान के चलते हैं दोस्तों कि हमारा यहाँ पर इसमें भी क्या करना है, आपको वही रूल याद करना है, जिसमें इन होगा उसको अकाउंट में रखना है और जिससे आउट होगा उसको उस लेजर को पर्टिकुलर में रख देना है। अब ये दोनों ही बैंक के अकाउंट होंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने जा रहे हैं, कंपनी के ही अलग अलग अकाउंट हैं 2, उनमें हम फंड को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। यहां पर हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करंट अकाउंट मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है। इसके बाद आईडीबीआई बैंक का हमारा करंट अकाउंट उसको हमने यहां पर ले लिया। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें यह है कि आईडीबीआई बैंक के करंट अकाउंट से कुछ पैसा हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो जिसमें आ किस में रहा है, तो जिस भी लेजर में आ रहा है, जिस बैंक अकाउंट के लेजर में आ रहा है उसको हमको अकाउंट में रखना है। तो इन किस में होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट में इन होगा। तो जिसमें भी इन होना है उसको हम अकाउंट में रखना है, तो उसको हमने उस लेजर को हमने अकाउंट में रख दिया। और जिससे आउट होना है तो आईडीबीआई करंट अकाउंट से आउट होगा, है ना, तो उसको रख दिया हमने पर्टिकुलर में। और यहाँ पर जो भी अमाउंट है हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं जिस अमाउंट को, वो हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान के चलते हैं 5 लाख रुपए हमने यहाँ पर कर दिया, है ना। अब देखिए यहाँ पर 16 लाख पहले आ रहे थे, अब 11 लाख रह गए। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ का पैसा इसमें चला गया। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा वाउचर में आपको जो फंड ट्रांसफर की एंट्री होगी वो आपको इस तरह से करनी है। अब आपको क्या, इसमें हमने क्या किया कि आईडीबीआई करंट अकाउंट से 5 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए, जमा किए, ठीक है। यानी यहां से इसमें आ गए, तो जिसमें इन हो रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए इन हुए तो हमने उसको रख दिया अकाउंट में। आउट हो रहे थे किससे, आईडीबीआई करंट अकाउंट से, तो उसको दोस्तों हमने यहां पर रख दिया। अब ये एंट्री आपको एक ही बार करनी है, 2 बार नहीं करनी है। ये एंट्री आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट में भी शो होगी और आईडीबीआई करंट अकाउंट में भी शो होगी। तो एक में ही आप एंट्री कर लेंगे तो दोनों में आपको पहुंच जाएगी, है ना। ये नहीं है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपके पास स्टेटमेंट है उससे आपने एंट्री कर दी है और फिर आईडीबीआई करंट अकाउंट का आपके पास स्टेटमेंट आए उसमें भी आप एंट्री कर दें, यानी एक में आपने कर दी तो दोनों में पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये एंट्री करनी है जब भी आप इस तरह की एंट्री करें, ठीक है। इसके अलावा F12 आप प्रेस कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर बहुत सारे आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, यानी रिसिप्ट वाउचर में भी, कॉन्ट्रा वाउचर में और पेमेंट वाउचर में भी, है ना। तो F12 कॉन्फ़िगरेशन में आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ है उसको, यदि आपको कोई भी फीचर है, कोई भी कॉलम है उसको हटाना है या आपकी आवश्यकता अनुसार उसको जोड़ना है तो आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पर है प्रोवाइड कैश डेनोमिनेशन डिटेल। अभी क्या था, वो हम जब एंट्री करने जा रहे थे वहाँ पर, तो आपके पास ये आ रहा था, तो इसको आपको हटाना है तो आप इसको नो कर देंगे तो यहाँ से हट भी जाएगा। अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी होती है ना, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर IDBI बैंक में हम कैश डिपॉजिट करने जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम ये एंट्री करते हैं कैश डिपॉजिट की, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर ये डेनोमिनेशन डिटेल वाला आ रहा है, ये आपको प्रॉब्लम देता है, बार बार आप एंट्री करेंगे और आपको यहाँ पर कुछ डालना नहीं, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं ना। तो F12 जब आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक शो होगा कैश डेनोमिनेशन डिटेल, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर शो होगा सेकंड नंबर का, लास्ट सेकंड नंबर का फीचर है प्रोवाइड कैश डेनोमिनेशन डिटेल, ये यस है, इसको नो कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा कि जब आप ये एंट्री करने जाए बार बार आपके सामने वो कैश डेनोमिनेशन वाला खुलकर नहीं आएगा कॉलम, है ना। तो इस तरह से आप दोस्तों एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताया है कि बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगे उनकी जो एंट्री है वो 3 वाउचर में जाएंगी, पेमेंट, कॉन्ट्रा और रिसिप्ट वाउचर में। किस तरह से आपको सिंगल वाउचर एंट्री में मोड में आपको ये एंट्री करनी है, कुछ एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको ये समझा दिया है, और आशा करता हूं कि मैं जो आपको समझाने जा रहा था वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी इस टॉपिक से संबंधित कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। धन्यवाद।